नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने सूबे की कमान संभाली है तब से 4 बार केदारनाथ की समीक्षा करी है। उन्होंने कहा कि वो भौतिक तौर पर भी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। जो पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसकी लगभग 4 बार मैं स्वयं समीक्षा कर चुका हूँ जब से मैंने ये दायित्व संभाला है। और मैं स्वयं भौतिक रूप से भी वहाँ पर जाकर इसको देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर अभी मौसम के कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं गया था, केदारनाथ के पास पहुँचकर वहाँ से हम वापस आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ केदारनाथ का काम तो हम कर ही रहे हैं, उसका जल्दी चूँकि लोकार्पण और शिलान्यास के कुछ कार्यक्रम होने हैं, वो हम फाइनल कर रहे हैं, अंतिम स्टेज पर हैं। और इसके साथ साथ हम बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान बना रहे हैं, वो भी हमारा तैयार हो गया है। वहाँ पर भी जल्दी से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान लाने के बाद हमने वहाँ के लिए एक डेडिकेटेड PWD का डिवीजन वहाँ के लिए बना दिया है, वो भी काम करने लगा है, जिससे बहुत तेजी आएगी। उत्तराखंड में साल 2022 चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और इसी को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस ने अपने नए कप्तान के साथ में नई टीम की लिस्ट यहां पर जाहिर कर दी है। इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष के साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं, जिनमें से एक नाम रणजीत सिंह रावत का है। वहीं पर कार्यकारिणी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत से खास बातचीत की संवाददाता साक्षी साहनी ने। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस को अपना नया नेतृत्व मिल गया, कांग्रेस को अपने नए अध्यक्ष मिल गए, नेता प्रतिपक्ष मिल गए और नए कार्यकारी अध्यक्षों की भी जो है लिस्ट जाहिर हो चुकी है, किस तरीके से सर आगामी अगर समय की बात करें तो अब चुनाव भी आने वाला है, तो कांग्रेस की क्या रणनीतियाँ रहेंगी और अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को? देखिए, इंदिरा जी के आकस्मिक निधन के बाद जो एक गैप हो गया था, कांग्रेस की बड़ी क्षति हुई थी और मीडिया के द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन की बात भी की जा रही थी, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके एक नई ऊर्जावान टीम का गठन किया है। और निश्चित रूप से ये टीम हमारे युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को और इस प्रदेश में जो इस समय पीड़ित लोग हैं, ख़ासतौर पे जो नौजवान है वो बेरोज़गार है, बेरोज़गारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। जो तेल कांग्रेस के 70 साल के शासन में खाने का तेल 60-70 रुपया ऊपर लीटर से ऊपर नहीं गया, वो इस समय 200 से ऊपर बिक रहा है। और डीजल पेट्रोल जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $135 थी, तब कांग्रेस सरकार में 2014 तक वो डीजल पेट्रोल 50-60 रुपया लीटर मिल रहा था। आज क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $35-40 के करीब है प्रति बैरल, लेकिन वो 100 से पार चले गया है। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनसे इस समय जनता त्रस्त है, ख़ासतौर पे महंगाई पे और बेरोज़गारी पे। तो इस पर हम जो नई टीम बनी है उसमें आज ही जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो जा कर के इन सारे मुद्दों को उठाएगी, इनमें जनमत को जागृत करेगी और निश्चित रूप से इस प्रदेश से जुमलेबाजों की सरकार की विदाई तय करेगी। सर, अगर आपकी बात करें तो आप बहुत अनुभवी चेहरा हैं और बड़े, अगर बात करें तो जो पार्टी के अगर देखें अनुभवी हैं, उनसे आपका बहुत अच्छा तालमेल है। किस तरीके से सर, अगर आपके विचार में देखें, आपकी अध्यक्षता में देखें, तो किस तरीके से आप ये सोचते हैं, जो भी दर्पण भाजपा के दौर पर है इस समय, अब अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन रहेगी और सबसे पहली प्राथमिकता जो है मैनिफेस्टो में किस तरीके की रहेगी कांग्रेस की? थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु तो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएंगे, जो हमारी मुख्य बिंदु हैं। और उसके बाद हम ऐसे एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं जिसमें इस प्रदेश के जितने भी लोग वंचित हैं, जिन लोगों के साथ ये डबल इंजन की सरकार में अन्याय हुआ है, उस सब को हम उसमें समाहित करेंगे। और जब वो मैनिफेस्टो आ जाएगा तो फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि वो एक जो है कंप्लीट दस्तावेज है, जो इस प्रदेश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। सर, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो है लगातार अटकलें लगती हैं। अगर बात करें, अभी बीच में जो है हरीश रावत जी के चेहरे को लेकर अटकलें लगी कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर सामने पार्टी ला सकती है, लेकिन पार्टी लगातार ये बात कहती है कि सामूहिक नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं सर?
देखिए, बड़ा संगठन है, बहुत तरह की बातें होती हैं। एक कहावत भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मीडिया भी बड़ा चढ़ा के उसको दिखाता है, लेकिन जो पार्टी की लाइन है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बार बार कह रहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। और जो चेहरा है वो पार्टी विधानमंडल दल जब बनेगा उसका प्रस्ताव होगा, उसके अनुसार जो है जनरली कांग्रेस हाईकमान को ही अधिकृत किया जाता है। आज तक परिपाटी भी है कि कांग्रेस हाईकमान ही चेहरा घोषित करता है। ये थे कांग्रेस से रंजीत रावत जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करी और आगामी कांग्रेस की रणनीतियों पर जो है हमसे खास बातचीत करी। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि हरीश रावत चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। दरअसल उत्तराखंड में हाथों से गई सत्ता को वापस पाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साल 2022 में उत्तराखंड को किस तरीके से जीता जाए, इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वहीं बैठक में चुनाव संचालन समिति के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। विधायक ने बताया है कि तय समय सीमा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है। यहाँ पर जब हमने आईसीयू चालू किया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंसंट्रेटर हमें देहरादून से भेजने पड़े। तो हमने उस टाइम संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दूर के पूर्व छात्र की एसोसिएशन का, जब हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें ये प्लांट दिया है। इसका हमने आज लोकार्पण किया है। और आज के बाद मसूरी में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि हमारे CMS पे करे हम और जगह भी दे हमें देते। मैंने कहा आप यहीं की चिंता करिए, बाकी चिंता सरकार करेगी। ये मसूरी की जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आज यहाँ पर दिया गया है। जिले भर की आशा वर्कर्स ने देहरादून में अपनी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। और इस दौरान आंगनबाड़ी की तर्ज पर मानदेय दिया जाने, आशाओं को ESI का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने या इसकी तर्ज पर ही स्वास्थ्य बीमा देने की मांग की गई। आपको बता दें, इन मांगों को लेकर पहले भी आशा कर्मचारी प्रदर्शन कर चुकी है और आज फिर से सरकार से इन मांगों पर संज्ञान लेने के लिए आशा वर्कर्स निवेदन करती हुई नजर आई। आज सारे प्रतिनिधि, सारे मतलब पदाधिकारी पूरे जिले से आए हुए हैं और मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। और ये है कि हमारी एक मांग है सबसे ज़्यादा कि जब हमसे सरकारी कर्मचारियों की भांति सारे काम करवाए जाते हैं तो उनकी तरह फैसिलिटी और मानदेय दिया जाए। इंसेंटिव जो हमें मिलता है वो हमें पर्याप्त नहीं है, हमारा परिवार उससे नहीं चलता। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, बार बार अपना मांग पत्र देते हैं। 23 तारीख को हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ था। हम 2 यूनियन C2 और एक्ट2 ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। दून विश्वविद्यालय में बाबा साहेब के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए जाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना को ऐतिहासिक बताया। उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अंबेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए यहाँ मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे SC और ST के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरियों पे जाएं, अपने व्यापार करें, यही मकसद है इस अंबेडकर चेयर का। बाकी तो यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं और थावर चंद गहलोत जी के समय में इसकी शुरुआत हुई, उन्होंने ही इसको
एक उसके रूप में लिया कि यहाँ पर चेयर स्थापना करनी है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे छात्र छात्राएं जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के लिए ये चेयर और इसके द्वारा जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी और सभी हमारे इन छात्रों को, छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर। देश में साइबर क्राइम और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी में भी सामने आया है, जहां पर हल्द्वानी में हनी ट्रैप के द्वारा राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर आ गई है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का यह कहना है कि उन्हें वीडियो कॉल के द्वारा अश्लील वीडियो दिखाकर जाल में फंसाया जाता है और बाद में प्रतिष्ठा बिगाड़ने की एवज में उनसे रुपयों की डिमांड की जाती है। दरअसल हल्द्वानी क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन के लोगों ने एसपी सिटी कार्यालय में पहुंचकर एसपी सिटी जगदीश चंद्र को एक ज्ञापन दिया। ये पूरी तरीके से हनी ट्रैप का मामला है। 4 दिन पहले मेरे पास वीडियो कॉल आई व्हाट्सएप से और अनजान नंबर होने की वजह से मैंने नहीं उठाया। उसके दूसरे दिन फिर पुनः रात को कॉल आई तो मैं सोचा कि ये कल फ़ोन आया था फिर उठा लेना चाहिए। जब मैंने उठाया तो सामने बिल्कुल न्यूड लड़की की फ़ोटो थी और पूरी वीडियो थी। मैं समझ जब तक पाता तो लगभग 12-13 सेकंड हो चुका था। तो जब मैंने कॉल काटा उसके बाद तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे मेरे फेस की जो वीडियो बनाई थी उनने और नीचे न्यूड एडिट करके मेरे को भेज दिया गया और उसमें लिखा गया कि ये वीडियो जो है सोशली सारे प्लेटफॉर्म पे हम वायरल कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर आपकी सामाजिक जो है प्रतिष्ठा है वो दांव पे लग जाएगी, आप 50,000 रुपये हमें भेजिए। ये एक समूह में कई लोग मेरे पास आए, उनके द्वारा एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया जिसमें फ़ोन पे ब्लैकमेलिंग का मामला है, जिसमें इनके व्हाट्सएप चैट पे किसी महिला ने बात की इनसे और उसके बाद बातचीत के बाद इनकी जो रिकॉर्डिंग करने के बाद ये कहा गया कि मैं आपकी जो न्यूज़ फ़ोटो हैं और जो चैटिंग है उसको वायरल कर दूँगी, सगे संबंधियों को भेज दूँगी, पब्लिक में भेज दूँगी। इस बात पे को लेकर ये यहाँ पे आए थे। पुलिस ने इस मामले की जब तहकीकात की तो ये पता चला है कि ये साइबर फ्रॉड का मामला है। इसमें आजकल नए तरीके से पैसे की वसूली की जा रही है। इसमें फर्जी महिला बनकर और फ़ोटो मॉर्फ करके पहले चैटिंग की जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति की फ़ोटो मॉर्फ करके उसमें अलग अलग शरीर के पार्ट्स लगा दिए जाते हैं और उसके बाद कंप्यूटराइज एक इस तरह का स्क्रीनशॉट तैयार किया जाता है और वीडियो तैयार की जाती है जिससे कि लोगों से को दिखा के उनको ब्लैकमेल करके पैसे वसूल किया जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस की ओर से सुरेश भट्ट को विधिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कांग्रेसी सदस्यों ने सुरेश भट्ट को पुष्पगुच्छ देकर खुशी जताई है। इस अवसर पर हाईकोर्ट बार सभागार भवन में कांग्रेसी अधिवक्ताओं ने साल 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बताते हुए यहां पर अपने अपने विचार साझा करे। संगठन हमारा इतने एक्टिव टीम हमारे पास है और एक इंटेलेक्चुअल टीम है। सब लोग मिल करके यहाँ की सारी जो हमारी उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड एक गुलदस्ता है हमारा, उसके एक एक व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी रोजी रोटी, हर चीज़ को लेकर के जो भी जिस भी तरीके से कानूनी मदद और जिस तरीके की जो भी मदद होगी उसके लिए हम सारी टीम लग करके रात दिन एक करके काम करेंगे और उसके लिए हमें पूरा टीम, पूरा उत्तराखंड हमारा साथ है। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबियाल ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में गोलापार के खेड़ा गांव से एक महिला ममता आर्या भी पहुंची, जिसकी समस्या सुनकर डीएम ने तुरंत समाधान के निर्देश दिए। दरअसल महिला के पति का कोरोना काल में निधन हो गया था और बीमार हालत में अपने दोनों बच्चों को पाल रही है। उसकी शिक्षा और लालन पालन के लिए महिला के पास में आमदनी का साधन नहीं है। महिला की समस्या सुनकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गबियाल ने दोगांव के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में ममता के दोनों बच्चों को एडमिशन दिलवाया। साथ ही वात्सल्य योजना में महिला को लाभ दिलाने के निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए। लेकिन एक महिला आई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ममता आर्या उनका नाम है, और कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके 2 बच्चे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत उनके बच्चों को 3,000 की जो स्कॉलरशिप देनी है उसमें तो कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं,
तो उनकी एक प्रार्थना थी कि उनके बच्चों को निःशुल्क या तो हरमन माइनर में या किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। तो हम लोगों ने डॉन बॉस्को जॉलीकोट के नीचे एक स्कूल है, उनके प्रबंधन से बात की है, तो वो एग्री हो गए, तो उन दोनों बच्चों को वहाँ पर एक एडमिशन हम दे देंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर के लोगों की पीड़ा और मुश्किल हालात जानने के लिए जिलाधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों का इसलिए निरीक्षण किया, साथ ही विद्युत पेयजल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सड़क मार्ग से जुड़े अधिकारियों के साथ में कपकोट के कई क्षेत्रों में भूस्खलन से बंद हो रही सड़कों का भी यहां पर जायजा लिया। आज हम एक तो शामा जो नीति रोड है वहाँ पे जो ऐसे जोन थे जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था, उसका निरीक्षण किया है। और साथ साथ में जो एक कपकोट कर्मी जो रोड है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे जोन्स है जो क्रोनिक है काफ़ी, और काफ़ी लगातार उसमें लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे जो पुलिया है उसका भी एक अवेटमेंट जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका भी आज हमने यहाँ पे आके निरीक्षण किया है। जिले भर से नैनीताल पहुंची आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर तलीताल के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आंदोलन कर रही आशाओं का यह कहना है कि उन्हें आंगनबाड़ी की तर्ज पर मानदेय दिया जाए, आशाओं को ईएसआई का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए या फिर इसी की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा बनाया जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर आशाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 अगस्त तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो आशाएं आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जो मांग है, सभी लोग जानते हैं कि हम 15 साल से जो कार्य कर रहे हैं आशा में, तो आज तक हमें मासिक वेतन नहीं दिया गया। और हमारी है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है, 21,000 मासिक वेतन दिया जाए। कोरोना ड्यूटी में जो आशाओं ने ड्यूटी कर रखी है उसको 10,000 भत्ते के रूप में 10,000 रुपये मासिक दिया जाए और 50,000 का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। दुर्घटना आशाओं की दुर्घटना हुई है कोविड ड्यूटी में, जबकि सारी आशाएं घर घर जाकर अपना काम कर रही थी, इसलिए वो संक्रमित हुई और मर गई। उनको भी कोई मुआवजा नहीं आ गया। हमारी मांग है कि उनको भी मुआवजा मिले, उनके घर वालों को मुआवजा मिले उस चीज़ का। ऋषिकेश के बीटीसी परिसर स्थित कांजी हाउस की भूमि पर बने खोखे का विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक ओर जहां पर खोखे का संचालक मामले में हाईकोर्ट का स्टे होने की बात कह रहा है, तो वहीं पर नगर निगम के अधिकारी कोर्ट में विचाराधीन मामले की समय सीमा खत्म होने की बात कहकर खोखे को जल्द तोड़ने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मामले की हकीकत क्या है, इससे पर्दा कब उठेगा। आपको बता दें, ये विवाद पिछले करीब 4 साल से चल रहा है। वहीं पर गढ़वाल अपर आयुक्त हरक सिंह रावत के निर्देश पर एक बार फिर से नगर निगम की टीम ने खोखे की अतिक्रमण बताकर ध्वस्त करने की यहां पर कोशिश करी, लेकिन मौके पर विरोध और हंगामा होने से नगर निगम की टीम को एक बार फिर से बेरंग लौटना पड़ा। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर लिया। महिला की हत्या अवैध संबंधों के चलते उसके पति ने ही की थी। मामले में खुलासा करते हुए एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, साथ ही हत्यारे की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल वाका भी बरामद कर लिया। 24 जुलाई को ये सूचना मिली थी थाना सिडकुल में कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है हेतमपुर सिडकुल क्षेत्र में। तो वहाँ तत्काल ही एसओ सिडकुल, एएसपी सदर और मेरे द्वारा वहाँ पे हम घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया और वहाँ पे आसपास लोगों के बयान लिए गए, तो जो भी वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि महिला जो है ये राजकुमारी है, पिछले 2-3 महीने से वहीं हेतमपुर में ही एक किराए के एक मकान में रहती थी। और उस दिन इसका और इसके हस्बैंड का विवाद हुआ। इसका हस्बैंड जो राजेश है वो यहीं पे कार्य करता है सिडकुल फैक्ट्री में, और वो मूलतः है वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, और उसने ही इसको मारा, उस महिला की वहीं पे उसने हत्या कर दी थी। नेक में बहुत शार्प इंजरी थी, तो बॉडी को तत्काल ही फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया था और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 302। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात के चलते उत्तराखंड में आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर देहरादून में हुई तेज बरसात के चलते बिंदा नदी के किनारे गांधीग्राम बस्ती में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस गया, साथ ही कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। जिलाधिकारी देहरादून ने गांधीधाम बस्ती का सुबह औचक निरीक्षण करते हुए खतरे की जद में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नगर निगम के अधिकारियों को मानसून को देखते हुए नदी नालों की समय पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए और साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा दीवार लगाने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए।
कल हमने सभी परिवारों को जो है एवैक्यूएट कर दिया है, पास वाले आश्रम में उनको शिफ्ट कर दिया है और आज मैंने विज़िट भी किया था। तो साइट पे जाके मैंने फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जितने भी चोक पॉइंट्स हैं शहर में, नगर निगम वाले एरियाज़ में, तो उनको इमीडिएटली वहाँ पे काम शुरू हो जाए ताकि नदी का जो बहाव है एक तरीके से हम लोग उसको रेगुलेट कर सकें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।